तो वेलकम टू माय चैनल मिस्टर क्लासेस। डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी के बीएड फोर्थ सेमेस्टर का जो आज हम लोग मैराथन क्लास देखने वाले हैं, क्योंकि जो आप लोगों का कल एग्जाम है 13 जुलाई को और पेपर कोड जो आपका 113 है शिक्षण की तकनीकी यानी टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग। तो इसमें हम लोग पाँचों यूनिट के लगभग 500 एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे। तो वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहें और चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोशिश करूंगा मैं 1 घंटे में इसको समाप्त कर दूं। तो चलिए देख लेते हैं। तो बीएड फोर्थ सेमेस्टर से मैंने एक वीडियो और अपलोड किया था, जो भी छात्र नहीं देखे हैं तो जाके उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट यूनिट के पहले क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, सिर्फ हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे और आंसर करेंगे। आप लोग जल्दी जल्दी ठीक है बताइएगा। तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन, सर्वप्रथम एजुकेशनल टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। ऑप्शन नंबर ब जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सर्वप्रथम एजुकेशनल टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग इंग्लैंड में कब किया गया था? तो कब किया गया था? 1967 में किया गया था। अगला देख लेते हैं कि सर्वप्रथम एजुकेशनल टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग इंग्लैंड में सन 1967 में किसने किया? तो किसने किया? आपका ब्रायनोर जोन्स ने। ऑप्शन नंबर जो है अ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सर्वप्रथम जो चौथा है कि सन 1926 ईस्वी में अमेरिका के ओटियो के एक विश्वविद्यालय में किसने शिक्षण मशीन का प्रयोग शिक्षण के क्षेत्र में किया? तो किसने किया? सिडनी प्रेसी ने किया। ऑप्शन नंबर अ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सन 1930 से 40 के मध्य विशिष्ट प्रकार की पुस्तकों और कार्डों और बोर्डों का प्रयोग किसने किया? तो किसने किया? लुम्सडेन एवं ग्लेजर ने किया। ऑप्शन नंबर अ सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रोग्राम लर्निंग पद्धति का विकास किसने किया? तो प्रोग्राम लर्निंग पद्धति का विकास बीएफ स्किनर ने किया। बीएफ स्किनर ने प्रोग्राम लर्निंग पद्धति का विकास कब किया? तो 1950 में किया। अगला है क्वेश्चन नंबर 8 की किसके प्रयासों के फलस्वरूप प्रोग्राम लर्निंग मटेरियल के प्रयोगों में विभिन्न राष्ट्रों में रुचि ली जाने लगी? तो किसके? स्टैनली एडवर्ड स्किनर, यानी अ और ब दोनों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद स्थित है, तो कहाँ पे है? एनसीईआरटी। तो इसका मुख्यालय आप बताइए कहाँ पे है? तो नई दिल्ली में है। ठीक है, और इसकी स्थापना आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 10 है, यूनिवर्सल डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज के अनुसार शिक्षा का तात्पर्य है। तो शिक्षा का तात्पर्य क्या है? शिक्षित करना, प्रशिक्षण करना सही है, मस्तिष्क तथा चरित्र का विकास करना सही है, किसी विशेष राज्य की शिक्षा व्यवस्था और उपयुक्त सभी, यानी उपयुक्त सभी आपका ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। 11 है कि शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालकों के ज्ञान, चरित्र तथा व्यवहार को एक निश्चित दिशा के स्वरूप प्रदान किया जाता है। तो ये निश्चित दिशा, मैंने पहले वाले वीडियो बताया था कि निश्चित दिशा किसका है? तो निश्चित दिशा में ड्राइवर कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह आप लोग जो है रिलेट करके याद कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर अ जो करेक्ट हो जाएगा उसका। अगला है कि शिक्षा जो आपका वैयक्तिकता का ऐसा पूर्ण विकास है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपनी पूर्ण क्षमता के द्वारा मानव जीवन के लिए अपना मौलिक योगदान प्रदान करता है। तो यह कथन किसका है? तो यह कथन आपका जो करेक्ट आंसर हो जाए टीपी नन का है। ठीक है, अगला देख लेते हैं, 13 नंबर देख लेते हैं कि शिक्षा का वास्तविक अर्थ में विशेषताएं। तो शिक्षा का वास्तविक अर्थ में विशेषताएं आपका गत्यात्मक प्रक्रिया होती है, त्रिस्तरीय प्रक्रिया होती है, जन्मजात शक्तियों का विकास, उपयुक्त सभी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 देख लेते हैं कि शिक्षा के वास्तविक अर्थ में विशेषताएं नहीं है। तो शिक्षा के वास्तविक अर्थ में विशेषताएं नहीं है, तो इसमें व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास होता है, समायोजन की प्रक्रिया, व्यवहार परिमार्जन की प्रक्रिया, ये सभी आपका नहीं पूछा है, तो इसलिए इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर द। शिक्षा प्रक्रिया है तो गत्यात्मक है, त्रिस्तरीय समायोजन यानी उपयुक्त सभी आपका डी सही हो जाएगा। अगला है कि शिक्षा प्रक्रिया है तो व्यक्ति का सर्वांगीण विकास, व्यवहार परिमार्जन की जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है, यानी उपयुक्त सभी आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि शिक्षा क्या कल्याण करती है? व्यक्ति का कल्याण करती है, सही है, समाज का भी कल्याण करती है, राष्ट्र का, सबका कल्याण करती है, तो उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर द सही हो जाएगा। अगला है कि विज्ञान की विशेषता है तो विज्ञान की विशेषता क्रमबद्धता होती है, वस्तुनिष्ठता होती है, सटीकता, यानी उपयुक्त सभी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि विज्ञान किसे जो है आपका यहाँ पे आपका समाप्त करता है। ठीक है, समाज नहीं है, समाप्त करता है, तो असत्यता को समाप्त करता है, अंधविश्वास को भी समाप्त करता है, पूर्वाग्रहों को, यानी उपयुक्त सभी आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर द हो जाएगा। विज्ञान किसकी खोज है? तो सत्य की, वास्तविकता की, ये दोनों आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि तकनीकी व्यवहार उद्देश्यों की पूर्ति हेतु वैज्ञानिक सिद्धांतों का जो है प्रयोग है, यह कथन किसका है? 21 नंबर का जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर ए ब्लूमर का हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि शिक्षा प्रक्रिया का अंग है तो शिक्षा, शिक्षण, प्रशिक्षण, अनुदेशन, उपयुक्त सभी का अंग है। ठीक है, अगला देख लेते हैं,
मानवीय ज्ञान की अवस्था है। तो मानवीय ज्ञान की अवस्था क्या है? संचय करना, या ये प्रसार नहीं है, प्रसार करना, ठीक है, विस्तार करना यानी प्रसार करना, वृद्धि करना, उपयुक्त सभी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि शिक्षा का आधार है, तो मनोवैज्ञानिक, दर्शन शास्त्र और समाज शास्त्र यानी उपयुक्त तीनों ये आधार है। अगला देख लेते हैं कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा, शिक्षा का आधार जो है आपका दर्शन शास्त्र है, ठीक है। शिक्षा का आधार आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा। एक, शिक्षा क्यों दी जाए, ये इसका उत्तर काम है, इसमें इसका जो है दर्शन में मिलता है, ठीक है। इसका जो 24 का डी हो जाएगा और 25 का जो है आपका ब वाला हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 26 देख लेते हैं कि शिक्षा के मुख्य पक्ष होते हैं, तो सैद्धांतिक पक्ष और व्यवहारिक पक्ष दोनों होते हैं, जो करेक्ट हो जाएगा। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपका अगला दिया है कि मानव को सीखने की परिस्थितियों में वैज्ञानिक प्रक्रिया के प्रयोग को शैक्षिक तकनीकी कहा जाता है। तो यह कथन जो है किसका है? तो यह कथन आपका रॉबर्ट, कहाँ गया, ए फॉक्स का है, ठीक है। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 28 नंबर देख लेते हैं। सीखने के मनोविज्ञान व व्यवहारिक शैक्षिक समस्याओं पर गहन जो आपका विनियोग शैक्षिक तकनीकी है, यह कथन किसका है? तो किसका है? ब्लूमर का, रिचमंड का, डिस्को का, हेडॉन का। तो इसका 28 नंबर का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर से डिस्को का। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 29 देख लेते हैं कि तकनीकी तथा विज्ञान के आविष्कारों तथा नियमों का रिक्त में प्रयोग ही शैक्षिक तकनीकी है, यह किसका है? तो एस जो एक कुलकर्णी होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर अ सही हो जाएगा। अगला है 30 नंबर की शैक्षिक तकनीकी की एकांगी परिभाषा देने वाला विद्वान है, तो कौन? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला देख लेते हैं कि शैक्षिक तकनीकी की ग्राहक परिभाषा देने वाला विद्वान है, तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा JOM लिथ, तस्की, साकासाय और शिवा के मित्र, उपयुक्त सभी आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। शैक्षिक तकनीकी की कार्यात्मक परिभाषा देने वाला विद्वान, तो हेगन, ऑप्शन नंबर अ जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला देख लेते हैं शैक्षिक तकनीकी के लक्षण विशेषताएं हैं, तो शैक्षिक तकनीकी की जो लक्षण, विज्ञान शैक्षिक तकनीकी की आधारभूत विषय, ठीक है। शैक्षिक तकनीकी में व्यवहारिक पक्ष के महत्व दिया जाता है, ये भी सही है। शैक्षिक तकनीकी निरंतर विकासशील विषय है, यानी उपयुक्त सभी आपका ऑप्शन नंबर द जो है करेक्ट हो जाएगा। 37 देख लेते हैं शैक्षिक तकनीकी का प्रयोग को प्रभावित करने वाले कारक हैं, तो कौन से जो है शैक्षिक तकनीकी को प्रयोग को प्रभावित करने वाले कारक हैं? राजनीतिक कारक, मनोवैज्ञानिक कारक, शैक्षिक कारक। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा द सही होगा। शैक्षिक तकनीकी का उद्देश्य है, तो शैक्षिक तकनीकी का उद्देश्य शिक्षा प्रणाली तथा शिक्षण को प्रभावी करना, उद्दीपन तथा पुनर्बलों को व्याख्या, यानी उपयुक्त जो है आपका सही हो जाएगा। अगला है 36 नंबर, पिल्लुम्सडेन ने शैक्षिक तकनीकी को कितने रूपों या प्रकारों का जो है उल्लेख किया है? तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, ऑप्शन दिया है 3, 4, 5, 6, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 3। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, लुम्सडेन ने शैक्षिक तकनीकी के रूप प्रकार बताया, तो कठोर शिल्प उपागम, कोमल शिल्प उपागम, प्रणाली उपागम, तो ये तीनों यानी उपयुक्त सभी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि शैक्षिक तकनीकी प्रथम को किस नाम से जाना जाता है? तो शैक्षिक तकनीकी प्रथम को किस नाम से जाना जाता है? तो ये आपका जाना जाता है कठोर शिल्प उपागम को। अगर पूछा जाए शैक्षिक तकनीकी का दूसरा किस नाम से जाना, तो कोमल, तीसरा प्रणाली विश्लेषण, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। कठोर शिल्प उपागम में शामिल नहीं है, तो कठोर शिल्प उपागम में क्या नहीं शामिल है? चार्ट, शिक्षण, मंत्र, मॉडल्स, इनमें से कोई नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर द, इनमें से कोई नहीं। अगला देख लेते हैं, दिया है कि कठोर शिल्प उपागम का लाभ, महत्व, गुण है, तो कठोर शिल्प उपागम का प्रभावी शिक्षण करना, ठीक है, रोचक शिक्षण करना, ये भी सही है आपका, और शिक्षण उद्देश्यों को प्राप्ति को सहज करना, यानी उपयुक्त सभी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि कठोर शिल्प उपागम किस पर विशेष बल देता है? तो ज्ञान का संचय, ज्ञान का विस्तार, यानी उपयुक्त सभी आपका जो है इसमें भी करेक्ट हो जाएगा। और कठोर शिल्प उपागम के कारण संभव हुई है, तो क्या हुई है? मुक्त विश्वविद्यालय, पत्राचार शिक्षा, खुली शिक्षा, तो इसका भी जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द सही ही होगा। और अगला है कि सिल्वरमैन ने सापेक्षिक तकनीकी का नया नाम क्या दिया? तो क्या नाम दिया? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कठोर शिल्प उपागम को ही, यानी पहले को ही सापेक्षिक तकनीकी कहा सिल्वरमैन ने। और अगला देख लेते हैं, अगला जो है सिल्वरमैन ने सृजनात्मक शैक्षिक तकनीकी कहकर पुकारा, तो किसको पुकारा? तो ये आपका जो हो जाएगा करेक्ट आंसर, तो इसका जो सृजनात्मक शैक्षिक तकनीकी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोमल शिल्प उपागम, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर अ सही होगा। और अगला देख लेते हैं
कि शैक्षिक तकनीकी के प्रकार है। तो शैक्षिक तकनीकी के क्या प्रकार है आपका? अनुदेशन तकनीकी, शिक्षण तकनीकी और ये आपका व्यवहार तकनीकी, यानी ये सभी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अनुदेशन तकनीकी की मान्यता, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है, अनुदेशन में कुछ सूचनाएं दी जानी आवश्यक है। शिक्षण की प्रक्रिया शिक्षक के बिना भी संपादित की जा सकती है, यानी दोनों आपका सही होगा। अनुदेशन तकनीकी की जो विशेषताएं हैं तो क्या है इसमें? अनुदेशन तकनीकी की प्रमुख कार्य और सूचनाएं प्रदान करना, ये भी सही है। अनुदेशन तकनीकी में सही उत्तरों का पुनर्बलन होता है, यानी दोनों सही है। तो स जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 49 देख लेते हैं कि प्रणाली उपागम के कितने भाग होते हैं। तो बताइए प्रणाली उपागम के जो है कितने भाग होते हैं? तो 3 भाग होते हैं। ऑप्शन नंबर अ जो है सही हो जाएगा। 50 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 50 है कि शिक्षण तकनीकी की विषय वस्तु में शामिल है। तो शिक्षण तकनीकी की जो विषय वस्तु में क्या शामिल है? तो शिक्षण का नियोजन, शिक्षण का मार्गदर्शन, शिक्षण की व्यवस्था, यानी सभी। शिक्षण तकनीकी से तात्पर्य है, तो क्या तात्पर्य है? मशीनों का उपयोग, श्रव्य दृश्य सामग्री का उपयोग, कला तथा विज्ञान में मध्यस्थता। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कला तथा विज्ञान में मध्यस्थता। ऑप्शन नंबर स जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर आपका अगला है कि शिक्षा तकनीकी का मुख्य रूप है। अभिक्रमित अनुदेशन, शिक्षा तकनीकी, व्यवहार तकनीकी, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिक्षण का मुख्य तत्व है, तो पाठ्य वस्तु और संप्रेषण दोनों मुख्य तत्व है। अगला है कि अनुदेशात्मक प्रारूप को कहते हैं। तो अनुदेशात्मक प्रारूप को क्या कहते हैं? प्रणाली विश्लेषण, प्रशिक्षण तकनीकी, पृष्ठपोषण सिद्धांत। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है द करेक्ट होगा। अभिक्रमित अनुदेशन का विकास किसने किया? तो किसने किया? BF स्किनर, नॉर्मन ए क्राउडर ने, थॉमस गिलबर्ट ने, इनमें से सभी ने। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अभिक्रमित अनुदेशन का जो विकास है आपका BF स्किनर ने किया। अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है शिक्षक तकनीकी का जो योगदान है। तो ये आपका दूरवर्ती शिक्षा, शिक्षा उद्देश्य केंद्रित, शिक्षा में माध्यमों का उपयोग, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो यहाँ पे इनमें से कोई नहीं रहना चाहिए, इनमें से सभी रहना चाहिए। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, द वाला सभी रहना चाहिए। दूरवर्ती भी शिक्षा आपका, शिक्षा उद्देश्य केंद्रित और शिक्षा माध्यमों का उपयोग, यानी तीनों सही होगा। अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा तकनीकी का योगदान है कि ठीक है, तो क्या होगा? शिक्षा में माध्यमों का उपयोग, दूरवर्ती शिक्षा का विकास, और अगला ऑप्शन देख सकते हैं यहाँ पे नीचे दिया है कि अनुदेशन, यहाँ पे नहीं है, ये वाला है। ठीक है, शिक्षा मशीनों का उपयोग और उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे उपयुक्त सभी आपका जो है करेक्ट आंसर होगा। अगला देख लेते हैं कि कंप्यूटर आधारित शिक्षण प्रतिमान किसने प्रतिपादित किया। तो कंप्यूटर आधारित जो है शिक्षण प्रतिमान लॉरेंस व डेविस ने किया। अगला देख लेते हैं कि शैक्षिक तकनीकी का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। तो शैक्षिक तकनीकी का जो सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ब्रायनोर जोन्स ने किया था। ऑप्शन नंबर सही होगा। अगला है कि टेप रिकॉर्डर, वीडियो टेप, कंप्यूटर आदि होते हैं, तो क्या होते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हार्डवेयर उपागम होता है। ठीक है, यहाँ पे आपका जो है और जो है सही होगा। अगला है कि ई अधिगम का उपयोग किया जाता है। तो ई अधिगम का उपयोग कहाँ पे किया जाता है? ऑनलाइन शिक्षा, दूरवर्ती अधिगम, यानी उपयुक्त सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ई अधिगम का साधन है, तो आपका डी इसमें भी सही हो जाएगा, द वाला। और 63 देख लें, ई अधिगम की प्रक्रिया में प्रयुक्त करते हैं। तो ई अधिगम की प्रक्रिया में प्रयुक्त करते हैं शिक्षक तकनीकी, शिक्षण शास्त्र, यानी अ और ब दोनों सही हो जाएगा 63 का। और अगला देख लेते हैं कि जो अगला है कि ई अधिगम के मूल्यांकन में महत्व दिया जाता है। तो किसका महत्व दिया जाता है? तो इसमें अध्ययन कौशल का, लिखने के कौशल, बोलने के कौशल, सभी को महत्व दिया जाता है। और ई अधिगम की विशेषता है, तो ई अधिगम की विशेषता आपका लचीलापन, मितव्ययी, मुक्त परिस्थिति, उपयुक्त सभी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ई अधिगम का माध्यम है, तो ई अधिगम का माध्यम क्या है? टंकन माध्यम, संचार माध्यम, दृश्य श्रव्य माध्यम, उपयुक्त सभी। तो 66 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी जो होगा। ई अधिगम में शिक्षण शास्त्र का उपयोग करते हैं, पाठ्य वस्तु के स्वरूप, पाठ्य वस्तु की गहनता, शिक्षण आयाम, उपयुक्त सभी जो है करेक्ट आंसर इसमें भी होगा। अगला है कि ई अधिगम का उपयोग किया जाता है स्थानीय समुदाय द्वारा, भूमंडलीय समुदाय द्वारा। और यहाँ पे आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपका ये, ठीक है, दिया कि जीवन प्रयत्न अधिगम, उपयुक्त सभी। तो सभी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ई अधिगम में जो है सीमा होती है, तो ई अधिगम में जो है सीमा किसकी होती है? तो समयबद्ध कार्यक्रम की, स्थानबद्ध कार्यक्रम की, पाठ्य वस्तु की गहनता की, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। ई अधिगम का उपयोग किया जाता है, तो ई अधिगम का उपयोग कहाँ किया जाता है? ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर सभी। मानव प्रकृति की अवधारणाओं को दिया जाता है।
तो 71 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जो स्कॉट ने मानव प्रकृति अवधारणाओं को दिया, ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर है स। और शिक्षण अधिगम जो प्रबंधन प्रत्यय दिया तो किसने दिया, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका I.K. डेविस ने। अगला देख लेते हैं कि शिक्षण अधिगम प्रबंधन का जो है सोपान है, शिक्षण अधिगम प्रबंधन का सोपान क्या है, तो नियोजन, अग्रसर, व्यवस्था तथा नियंत्रण, उपयुक्त सभी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 74 दिया है कि शिक्षण की उच्चतम व्यावसायिक प्रक्रिया माना है, तो 74 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा I.K. डेविस ने। अगला है कि शिक्षण अधिगम प्रबंधन के सोपान होते हैं, तो शिक्षण अधिगम प्रबंधन के जो सोपान कितने होते हैं, 4 होते हैं। अगला देख लेते हैं मेगर ने उद्देश्यों को व्यावहारिक शब्दावली में लिखने के लिए आधार बनाया, तो कितने आधार बनाया, इसका जो 76 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्लूम की टैक्सोनॉमी को। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपका मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत है, तो मूल प्रवृत्ति का जो सिद्धांत है आपका अभिप्रेरणा का। अगला है शैक्षिक तकनीकी का अर्थ है, तो शैक्षिक तकनीकी का जो आपका अर्थ है एक ऐसी प्रविधि का विज्ञान जिसके द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों को जो है प्राप्त किया जा सके और शिक्षण की क्रियाओं का यांत्रिकरण करना, यानी द जो है आपका दोनों सही हो जाएगा, ठीक है। और अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपका अगला है, ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, NETF का जो है पूरा अर्थ बताइए, तो बताइए इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम, ठीक है, ऑप्शन नंबर स। अगला है कि शैक्षिक तकनीकी की उपयोगिता है, तो शैक्षिक तकनीकी की उपयोगिता विद्यार्थियों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षण सामग्री उपलब्ध करना, शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति, शैक्षिक गुणों में वृद्धि, यानी उपयुक्त सभी सही होगा। अगला है कि शैक्षिक तकनीकी की जो आवश्यकता, महत्व तथा उपयोगिता से तात्पर्य बढ़ती जनसंख्या के अनुरूप शिक्षा की व्यवस्था, ज्ञान संचय, वृद्धि, प्रसार में सहायता, सभी के लिए शिक्षा लक्ष्य की प्राप्ति में सहायता, यानी उपयुक्त जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगला 82 नंबर देख सकते हैं कि जो दिया है कि NETF का जो है कार्य है, तो क्या कार्य है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। शैक्षिक संस्थानों के प्रमुख केंद्रीय व राज्यों सरकार को के नवीनतम ज्ञान व अनुसंधान एक दूसरे में साझा करना। अगला है कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो ब्रायन ओमर जोन्स ने किया। शिक्षण मशीन का आविष्कार किसने किया, सिडनी प्रेसी ने। हार्डवेयर क्या है, तो हार्डवेयर आपका एक जो है शैक्षिक तकनीकी की जो प्रथम प्रक्रिया वही है, ठीक है। और यहाँ पे शैक्षिक तकनीकी के तृतीय जो कौन सा है, मैंने फर्स्ट बताया प्रथम, तो आपका क्या हो जाएगा कोमल वाला, सॉरी कठोर वाला, और द्वितीय हो जाएगा कोमल वाला, तृतीय हो जाएगा प्रणाली उपागम, ठीक है। तो शैक्षिक तकनीकी का जो तृतीय पूछा है तो ये आपका प्रणाली उपागम होगा, द्वितीय पूछेगा तो सॉफ्टवेयर होगा, और फर्स्ट पूछेगा तो आपका हार्डवेयर होगा। शैक्षिक तकनीकी का प्रथम हार्डवेयर और सेकंड सॉफ्टवेयर और थर्ड आपका प्रणाली उपागम, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा। शैक्षिक तकनीकी को कहा जाता है, तो शैक्षिक तकनीकी को क्या कहा जाता है, यहाँ पे 87 के बाद 88, यहाँ शैक्षिक तकनीकी को क्या कहा जाता है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, प्रणाली उपागम और प्रणाली विश्लेषण, सॉरी ये आपका सापेक्षिक तकनीकी है जो, ठीक है, शैक्षिक तकनीकी नहीं सापेक्षिक तकनीकी है। तो सापेक्षिक तकनीकी किसने कहा, इस जो आपका सिल्वर मैन ने कहा था, ठीक है। तो किसको कहा था, हार्डवेयर को कहा था, सॉफ्टवेयर या प्रणाली उपागम, तो किसको कहा था, कठोर वाले को कहा था, हार्डवेयर वाले को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर और सही होगा। अगला देख लेते हैं कि कोमल शिल्प उपागम को रचनात्मक शिक्षण तकनीकी किसने कहा, तो बताया था ये भी, यानी सृजनात्मक रचनात्मक, तो ये कहा था आपका सिल्वर मैन ने, ठीक है। और अगला है कि शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन की समस्याओं को समाधान हेतु निर्णय लेने का प्रयोग किया जाता है, तो 89 का जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, बताइए आप लोग, 89 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे रहना चाहिए ये सभी जो है तीनों सही होगा, ठीक है, यहाँ पे ये सभी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है ये आपका गलत दिया है, ये सभी होगा, ठीक है। निम्न में से कौन सा प्रणाली का प्राचल नहीं है, तो आपका जो प्रणाली है तीसरी, जो शैक्षिक तकनीकी की तीसरी प्रक्रिया थी जिसमें आपका प्रणाली का प्राचल है, अदा है, प्रदा है और प्रक्रिया है, ठीक है, ये तीनों है आपके। और क्या नहीं पूछा है, तो शिक्षण का स्तर नहीं होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर द जो करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट यूनिट आप लोगों का कंप्लीट हुआ है। अब हम लोग सेकेंड यूनिट देखेंगे, ठीक है, कक्षा संप्रेषण की प्रक्रिया। तो संप्रेषण शिक्षा की क्या है, तो संप्रेषण शिक्षा की रीढ़ की हड्डी है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है कि मानवीय विचारों और सोचों के शब्दों, पत्रों एवं संदेशों के माध्यम से आदान प्रदान करना संप्रेषण है। यह कथन किसका है आप, तो यह कथन FG मेयर का है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, संप्रेषण वह साधन है जिसके द्वारा व्यक्ति एक ही संगठन में एक दूसरे को
एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, ठीक है, ताकि एक संज्ञा तथा सामान्य उद्देश्य प्राप्त किया जा सके। तो यह कथन आपका किसका है? तो यह कथन आपका C.E. बर्नार्ड का है। अगला देख लेते हैं, संप्रेषण प्रेषक द्वारा प्राप्तकर्ता के पास सूचना का स्थानांतरण तथा वह एक सूचना प्राप्तकर्ता द्वारा समझी जा रही है। तो यह आपका जो कथन किसका है? तो यह कथन आपका ऑप्शन नंबर द जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला देख लेते हैं कि संप्रेषण सब कुछ है जो अर्थ से परिचित करवाता है, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को संदेश ले जाता है। तो यह कथन किसका है? ब्रूकर का है। अगला देख लेते हैं कि संप्रेषण अनुभवों के तब तक आदान प्रदान करने की जो प्रक्रिया है जब तक यह एक साझी या सामान्य संपत्ति नहीं बन जाती। तो 6 नंबर का जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा? तो जॉन डीवी। अगला देख लेते हैं कि संप्रेषण चिंतन, विचारों तथा संवेगों की आपसी आदान प्रदान की एक प्रक्रिया है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो है मैनिहस करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं कि संप्रेषण के संबंध में सत्य कथन है। तो संप्रेषण एक पारस्परिक संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया है, ठीक है। संप्रेषण प्रक्रिया एक उद्देश्य मुक्त प्रक्रिया है। संप्रेषण की प्रक्रिया में परस्पर अंतःक्रिया तथा पृष्ठपोषण होना आवश्यक होता है। तो ये सभी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि संप्रेषण प्रक्रिया में किस पर विशेष ध्यान दिया जाता है? विचार विमर्श पर, विचार विनिमय द्वारा, और व दोनों, यानी इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोनों सही होगा। संप्रेषण का प्रमुख कार्य क्या है? तो सूचना प्रदान करना, निर्देशन, परस्पर विश्वास जागृति, यानी उपयुक्त सभी, ये भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। संप्रेषण एक प्रक्रिया है, गत्यात्मक, उद्देश्यपूर्ण, द्विध्रुवी, उपयुक्त सभी। तो जो 11 जो ये आपका द्विध्रुवी होता है, ठीक, गत्यात्मक भी होता है, उद्देश्यपूर्ण भी होता है, यानी उपयुक्त सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। संप्रेषण में पक्ष होते हैं, तो कितने होते हैं? 2 पक्ष होते हैं। ऑप्शन नंबर अ सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 13 नंबर, यहाँ से 13 इधर आएगा, ठीक है। संप्रेषण में होता है, तो संप्रेषण में आपका कौन कौन होता है? संप्रेषण सामग्री, प्रेषक और प्राप्तकर्ता, यानी उपयुक्त सभी होते हैं। संप्रेषण की प्रक्रिया है, तो उद्देश्यपूर्ण है, सार्वभौमिक है, निरंतर है, सभी सही हो जाएगा। शाब्दिक या मौखिक संप्रेषण में शामिल है, प्रश्न पूछना, व्याख्यान देना, गाइड करना, तो सभी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अशाब्दिक संप्रेषण का माध्यम है, तो क्या? तो अशाब्दिक संप्रेषण का माध्यम चेहरे का हाव भाव, कोड भाषा, शारीरिक भाषा, उपयुक्त सभी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 संप्रेषण की प्रकृति है, तो कम से कम 2 व्यक्ति होना चाहिए, ठीक है। संदेश होना आवश्यक, दिमागी क्रिया, यानी द जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी। और अगला देख लेते हैं 18 संप्रेषण का जो उद्देश्य है, तो उचित संदेश देना, क्रियाओं का समन्वय और सूचनाओं का आदान प्रदान, ठीक है, सभी हो जाएगा। संप्रेषण प्रक्रिया के उपयोगी प्रभावशाली बनाने के उपागम है, छात्रों की कम संख्या रखी जाए, शिक्षकों की संख्या बढ़ाई जाए, शिक्षकों का कार्यभार कम किया जाए, और ठीक है, तो द जो है उपयुक्त सभी जो है सही हो जाएगा। अगला है 20 नंबर की संप्रेषण में आने वाली भाषा संबंधी बाधाएं हैं, तो शब्द आडंबर, ठीक है, शब्द आडंबर होना, अस्पष्ट शब्द, गलत उच्चारण, उपयुक्त सभी, ठीक है। तो उपयुक्त सभी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि संप्रेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा, ठीक है, जिसके द्वारा सूचना व संदेश एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुँचे। संप्रेषण मनुष्य को जानने व बताने की जिज्ञासा की पूर्ति करता है। तो यह कथन जो है 21 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा थीपोहेनाथ का है। अगला क्वेश्चन है संप्रेषण होता है, तो संप्रेषण क्या होता है? एक मार्गी होता है? तो नहीं, एक मार्गी नहीं होता है, द्विमार्गी होता है। ऑप्शन नंबर ब इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका अगला दिया हुआ है यहाँ पे 23। संप्रेषण की प्रक्रिया को कितने स्तरों को जो है स्वीकार किया जाता है? कला और विज्ञान दोनों से। संप्रेषण की भाषा होती है, तो आपका संप्रेषण की भाषा प्रतीकात्मक कूट होती है। अगला देख लेते हैं, एक उत्तम संप्रेषक अपना प्रस्तुतिकरण निम्नलिखित में किससे शुरू होता है? तो किससे शुरू होता है? सुगम पूर्वाभ्यास से। संचार के तत्वों में है संदेश प्रेषण, संदेश प्राप्ति, प्रतिपुष्टि, सही है, उपयुक्त सभी। द्विमार्गी संप्रेषण का उदाहरण है, तो यह आपका उपयुक्त सभी, पदमात्रा, जनसभाएं, प्रदर्शन, रैली, सभी सही हो जाएगा। एक प्रभावशाली संचार किसकी अपेक्षा नहीं करता? तो 28 का, तो इसका जो करेक्ट आंसर है क्या है बताइए आप लोग। याद रख सकते हैं, निम्न में से एक को छोड़कर सभी द्विमार्गी साधन का उदाहरण है, वह कौन सा है? तो जनसभाएं, पद यात्रा, प्रदर्शन तथा रैली, सड़कों पर नाटकों का जो है आयोजन। तो कह रहा है एक कौन सा है जो द्विमार्गी साधन का उदाहरण है? उदाहरण नहीं है, इसे पूछना चाहिए था, तो इसका नहीं होना चाहिए। तो सड़कों पर नाटकों का आयोजन, ठीक है, नहीं, और सभी हैं, ठीक है। अगला कला के रूप में विचार संप्रेषण है, तो कला के विचार जो रूप में है उपयुक्त सभी हो जाएगा। संप्रेषण का तत्व है, तो स्पष्टता, पर्याप्तता, सत्वता और उपयुक्त सभी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा।
32 जो है निम्नलिखित में संप्रेषण का जो है तत्व नहीं है। तो संप्रेषण का जो आपका क्या तत्व नहीं है, तो आपका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, अगला संप्रेषण के कार्यों को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो संप्रेषण के कार्यों को 4 भागों में विभाजित किया गया। अगला देख लेते हैं, औपचारिक संप्रेषण नेटवर्क के प्रकार होते हैं। तो ये बताइए, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 6। अगला है, निम्नलिखित में से कौन संप्रेषण को प्रभावी बनाने का माध्यम है। तो ये आपका सभी है, उपयुक्त सभी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेखी मॉडल किस अवधारणा पे आधारित है। तो रेखी मॉडल आपका ध्वनि। ठीक है, अगला है देख लेते हैं, अगला कि संप्रेषण प्रक्रिया को प्रक्रम में किसे शामिल किया जाता है। तो इसमें उपयुक्त सभी जो करेक्ट आंसर हो जाए। संप्रेषण की प्रक्रिया में दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु क्या होता है। तो दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा संप्रेषण प्राप्त करता है, ऑप्शन नंबर स सही होगा। अगला है कि वाचिक या शाब्दिक संप्रेषण के प्रकार हैं। तो वाचिक या शाब्दिक संप्रेषण के प्रकार 2 हैं। अशाब्दिक संचार में आते हैं। तो अशाब्दिक संचार में आपका ये तीनों है, दृश्य, पार्श्व और दैहिक भाषा, सभी आपका सही होगा। मौखिक संप्रेषण में व्यवधान आने की बाधा जो आने को कहते हैं। तो मौखिक संप्रेषण में लघु परिपथ, असमानता, अंतर, विरोध, एंट्रोपी, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा लघु परिपथ। अगला देखें, मौखिक संप्रेषण के लाभ हैं। तो क्या लाभ है, 42 नंबर का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये 10 ही हो जाएगा। लिखित संप्रेषण की सीमाएं हैं। तो लिखित संप्रेषण की आपका जो सीमाएं हैं क्या है। तो महंगी प्रक्रिया, व्याख्या की कठिन, समय लगने की प्रक्रिया, यानी सभी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। और शाब्दिक संप्रेषण के प्रकार हैं। तो 44 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 है। और वाचिक संप्रेषण में शामिल है। तो ध्वनि, संकेत, पार्श्व और दृश्य, यानी सभी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा 45 का द। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपका अगला यहाँ पे 46 नंबर, संप्रेषण कला में दक्षता की सर्वाधिक आवश्यकता होती है, किसमें होती है। किसानों की, वकील की, शिक्षकों की। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, और अगला देख लेते हैं, कला में शिक्षक का संप्रेषण को महत्व है। यहाँ पे आपका सर्वाधिक आवश्यकता पूछा है, तो इसलिए आपका शिक्षक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, स का। अगला देख लेते हैं 47 नंबर कि कक्षा में शिक्षक का संप्रेषण को कहते हैं। तो 47 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका आमने सामने का संप्रेषण। और अगला है कि कक्षा में संवाद अनिवार्य रूप से होना चाहिए। तो कक्षा में संवाद आपका अनिवार्य रूप से आपका तथा अनुभूतिक होना चाहिए, ऑप्शन नंबर अ जो है सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 49 नंबर देख लेते हैं कि कक्षा कक्ष में विचार संप्रेषण के स्तर को प्रभावित किया जाता है। तो कैसे प्रभावित किया जाता है, आपका उपलब्ध साधन व समय द्वारा। अगला है कि शिक्षक जब अपने विद्यार्थी को एक साथ संप्रेषण करता है तो आपका महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन नंबर बी है जो ब करेक्ट हो जाएगा। अगला देख लेते हैं कि पाठ्य वस्तु विश्लेषण में महत्व दिया जाता है। तो पाठ्य वस्तु विश्लेषण में महत्व दिया जाता है विचारों की घनता, विचारों की आवृत्ति को, विचारों की दिशा, यानी सभी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, संप्रेषण की विशेषता होती है। तो विचारों की गहनता, पारंपरिक अंत प्रक्रिया, अनुभवी तथा भावनाओं का आदान प्रदान, सभी सही हो जाएगा। और संप्रेषण का कार्य होता है। तो संप्रेषण का कार्य ज्ञानेंद्रियों को क्रियाशील करना और आपका ज्ञानेंद्रियों को क्रियाशील करना, अनुभूति करना, उपयुक्त सभी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 54 देख लेते हैं कि पाठ्य वस्तु विश्लेषण विधि का उपयोग किया जाता है दार्शनिक बोध और ऐतिहासिक बोध। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा और दोनों सही हो जाएगा। पाठ्य वस्तु विश्लेषण विधि में प्रयुक्त करते हैं। तो लिखित संप्रेषण, मौखिक संप्रेषण, आपका दोनों जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपका अगला है, कक्षा में संप्रेषण का माध्यम जो है प्रयुक्त होता है। तो ये आपका मुख्य माध्यम और हार्डवेयर उपकरण में आ जाएगा आपका मोबाइल, टेलीविज़न। ठीक है, ये जितने सारे जो उपकरण हैं आपके आ जाएंगे, यानी दोनों आपका जो है सही हो जाएगा। कक्षा में संप्रेषण का प्रारूप होता है। तो ये आपका दोनों सही होगा, शाब्दिक, अशाब्दिक। अशाब्दिक संप्रेषण का आकलन किया जाता है। तो आकलन कैसे किया जाता है, ग्लियो की प्रविधि से। शिक्षक प्रत्यय का पक्ष होता है। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, लक्ष्य, कौशल, भूमिका, उपयुक्त सभी। शिक्षक प्रभावशाली की प्रकृति होती है। तो वैज्ञानिक और कलात्मक दोनों हो जाएगा। शिक्षक प्रभावशीलता के मानदंड है। ठीक है, तो 61 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका योग्यता, प्रक्रिया, उत्पादन, ये सभी जो है सही हो जाएगा। कक्षा कक्ष के जो है कौन कौन से सिद्धांत है। तो ये आपका तत्परता का सिद्धांत सही होगा, सक्षमता का जो है ये भी हो जाएगा, अंतःक्रिया का सिद्धांत, सभी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। कक्षा कक्ष संप्रेषण जो प्रक्रिया के तत्व हैं। तो ये आपका संप्रेषण, संदर्भ, संदेश का स्रोत, संकेत या प्रतीक, सभी सही हो जाएगा।
कक्षा कक्ष संप्रेषण प्रक्रिया का घटक कौन सा है? तो कक्षा कक्ष जो आपका संप्रेषण प्रक्रिया का जो घटक है तो कौन सा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी जो है हो जाएगा आपका संदेश, माध्यम और प्राप्तकर्ता। ब्रूनर ने बौद्धिक विकास की कितनी अवस्थाएं जो है बताई हैं? तो 3 अवस्थाएं बताई है। शिक्षक को कौन कौन से उपाय अपनाने चाहिए? तो छात्रों को बैठने की व्यवस्था, समुचित वातावरण को समुचित बनाया जाए। और अगला क्वेश्चन जो ऑप्शन है उसको देख लेते हैं कि छात्रों को सतत मूल्यांकन की व्यवस्था और उपयुक्त सभी इसमें करेक्ट हो जाएगा। संप्रेषण संदर्भ है तो भौतिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक यानी उपयुक्त सभी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगला है कि बाधाओं के प्रकार हैं तो ये आपका इसमें भी सही हो जाएगा द। और अन्य विद्वान के अनुसार संप्रेषण की बाधाओं को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? तो 3 भागों में विभाजित किया गया है। संप्रेषण में विभिन्न अवरोधक हैं तो संप्रेषण में कितने जो आपके कौन कौन अवरोधक हैं? शोर, पूर्व अनुभव, भाषा यानी सभी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिक्षण शब्द का जो है तात्पर्य तो ये आपका सीखना, पढ़ना, लिखना, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सीखना। शिक्षण का व्यापक अर्थ है तो जो व्यक्ति अपने पूरे जीवन में सीखता है। और व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन, व्यक्ति की औपचारिक शिक्षा, व्यक्ति की अनौपचारिक शिक्षा, तो इसका जो व्यापक अर्थ है जो व्यक्ति अपने पूरे जीवन जो है सीखता है। ठीक है, अगला देख लेते हैं कि शिक्षण सीखने हेतु संपन्न हो जाने वाली क्रियाओं की एक प्रणाली है। यह कथन जो 73 का जो करेक्ट आंसर है B.O. स्मिथ का। शिक्षण के अनेक विशिष्ट प्रक्रिया जो क्रियाओं को किसने बताया? तो किसने बताया? 74 का जो है कॉमी सार ने। अगला है शिक्षण का जो है पारंपरिक है तो शिक्षण एक पारंपरिक है आपका अंतः प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर अ जो करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे शिक्षण में शाब्दिक और अशाब्दिक का विश्लेषण किसने किया? तो B.K. बासी ने। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका जो ये लास्ट ही चल रहा है, ठीक है, इस यूनिट का, सेकेंड यूनिट का। और अगला देख लेते हैं कि किसी व्यक्ति के पास चालू प्रक्रिया अथवा प्रणाली के बारे में अपेक्षित ज्ञान और समझ पैदा करना जो है कहलाता है। तो क्या कहलाता है? अनुदेशन कहलाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 78 है कि शिक्षण के सबसे निचले और प्राथमिक स्तर का जो है प्रतिनिधि के रूप में मान्यता किसे दी गई? तो 78 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुबंधन को। किसने कहा? जो शिक्षण एक अंतर विशिष्ट कार्य है तो किसने कहा? जंगीरा और अजीत सिंह ने। ठीक है, यहाँ पे तीसरी यूनिट आपका जो है चालू यहाँ से होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो आपका दिया है कि पहला क्वेश्चन कि स्वामित्व अधिगम विधि के प्रवर्तक हैं तो कौन है? B.S. ब्लूम। खोज विधि का विकास J.S. ब्रूनर। J.S. ब्रूनर ने विकास किया तो खोज आव्यूह का। मस्तिष्क प्रबल संवेदन आयु का विकास किसने किया? तो 4 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ओसबर्न ने। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते प्रजातांत्रिक का शिक्षण विधि है तो क्या है आपका? सामूहिक निर्वाह, संवेदनशील प्रशिक्षण, मस्तिष्क संवेदन यानी उपयुक्त जो है सभी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 6 नंबर हम लोग देख लेते हैं, एक तंत्र का शिक्षण विधि है तो एक तंत्र का शिक्षण विधि क्या है? तो आपका यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि एक तंत्र का जो शिक्षण विधि है तो इसमें आपका इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 10 सही होगा। अगला देख लेते हैं सुकरात की शिक्षण विधि है तो प्रश्नोत्तर। और अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 नंबर कि व्यक्तिगत भिन्नता को शिक्षण विधि है तो व्यक्तिगत भिन्नता आपका अभिक्रमित अनुदेशन। शिक्षण विधियों तथा शिक्षण विधियों में अंतर होता है। शिक्षण विधियों तथा शिक्षक विधियों में अंतर होता है तो क्या होता है? तो 9 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उद्देश्यों का। अगला शिक्षण विधियों का जो है प्रकार है तो ये आपका अ और ब दोनों जो है सही हो जाएगा। शिक्षक केंद्रित आव्यूह है तो शिक्षक केंद्रित आव्यूह आपका क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 11 का उपयुक्त सभी। अगला है कि छात्र केंद्रित आव्यूह है तो 12 का जो करेक्ट आंसर क्या होगा? तो कैलर योजना, अभिक्रमित अनुदेशन, कंप्यूटर सहायक अनुदेशन यानी सभी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। छात्र केंद्रित आव्यूह नहीं है तो 13 का जो करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ये आपका इनमें से कोई नहीं। समूह केंद्रित आव्यूह है तो समूह केंद्रित आव्यूह आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा। अनुकरणीय आव्यूह, शैक्षिक यात्रा आव्यूह, योजना आव्यूह यानी उपयुक्त सभी जो है सही हो जाएगा। ऐतिहासिक खोज आव्यूह है तो ऐतिहासिक जो 15 का खोज आव्यूह क्या है? तो समूह केंद्रित आव्यूह है। ऑप्शन नंबर स जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 16 शिक्षक व छात्र केंद्रित आव्यूह क्या है?
तो आपका प्रश्नोत्तर, अन्वेषण, सामूहिक वाद विवाद यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा। संवेदनशील प्रशिक्षण है, तो संवेदनशील प्रशिक्षण क्या है? शिक्षक केंद्रित आव्यूह, छात्र केंद्रित आव्यूह, समूह केंद्रित आव्यूह, शिक्षक व छात्र केंद्रित आव्यूह। तो यह जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे द जो है सही हो जाएगा। ठीक है, और अगला देख लेते हैं कि प्रोजेक्ट विधि का जो अन्य नाम क्या है। तो प्रोजेक्ट विधि का जो अन्य नाम आपका प्रयोजन विधि और प्रोजेक्ट विधि जो 18 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, दोनों सही होगा। ठीक है, और अगला देख लेते हैं कि प्रोजेक्ट विधि किसकी विचारधारा है। तो प्रोजेक्ट विधि आपके 19 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे विचारधारा पूछेगा तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा जॉन डीवी, लेकिन प्रतिपादन किसने किया? तो किलपैट्रिक ने, लेकिन विचारधारा पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जॉन डीवी होगा। अगर प्रतिपादन की पूछेगा तब किलपैट्रिक होगा। अगला देख लेते हैं कि प्रोजेक्ट विधि कहाँ विकसित हुई है। तो प्रोजेक्ट विधि कहाँ विकसित हुई है? अमेरिका में। जॉन डीवी ने प्रयोजनवाद पर आधारित प्रोजेक्ट विधि किसके द्वारा जो है प्रतिपादित की गई। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा किलपैट्रिक हो जाएगा। ठीक है, प्रोजेक्ट विधि विलियम किलपैट्रिक द्वारा प्रतिपादित कब की गई? तो जो आपका 22 का जो करेक्ट आंसर क्या होगा? तो 1900। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ब जो है 1918 में। अगला है यहाँ पे, अगला क्वेश्चन है कि प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग सेकेंडरी स्कूल की कृति है, तो किसकी है? यहाँ पे अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि फाउंडेशन ऑफ मेथड प्रकृति जो फाउंडेशन ऑफ मेथड कृति किसकी है? तो यहाँ पे बताइए दोनों। ठीक है, 23 और 24। तो 23 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जो आपका थॉमस एम रिस्क, और 24 का आंसर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टीवेंसन की। अगला देख लेते हैं 25 नंबर कि किलपैट्रिक ने अपनी पुस्तक फाउंडेशन ऑफ मेथड के कितने प्रकार की जो आपका यहाँ पे फाउंडेशन ऑफ मेथड जो कृति होगी किलपैट्रिक की है। ठीक है, ऑप्शन नंबर द इसका जो करेक्ट आंसर होगा। और यहाँ पे देखा है किलपैट्रिक ने अपनी पुस्तक फाउंडेशन ऑफ मेथड कितने प्रकार का योजनाओं का उल्लेख किया। तो 25 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 4 योजनाओं का। और प्रोजेक्ट विधि का आधारभूत सिद्धांत क्या है? तो प्रोजेक्ट विधि का जो आधारभूत सिद्धांत आपका क्या है? उद्देश्य, पूर्णता का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत, और आगे जो ऑप्शन दिया गया है उसको भी देख लेते हैं हम लोग, अनुशीलता का सिद्धांत। यानी उपयुक्त जो है तीनों सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर द। एक अच्छे प्रोजेक्ट की विशेषता है, तो एक अच्छे प्रोजेक्ट की विशेषता क्या है? तो ये आपका स्व उद्देश्य क्रियान्वित कार्य अपने आप में पूर्ण व्यवहारिक यानी उपयुक्त सभी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रोजेक्ट विधि के सोपान है, तो प्रोजेक्ट विधि के जो सोपान आपके पारिस्थितिकी का निर्माण और प्रोजेक्ट का चयन, प्रोजेक्ट बनाना है, उपयुक्त सभी। प्रोजेक्ट विधि के लाभ, तो आपका ऑप्शन नंबर द इसका करेक्ट हो जाएगा। समय के चयन की जो कसौटी है, तो ये भी समस्या, छात्रों के लिए चुनौतीपूर्ण समस्या पर विद्यालय में साहित्य उपलब्ध, समस्या का शिक्षक का गहन ज्ञान, उपयुक्त सभी जो है करेक्ट हो जाएगा। 31 देख लेते हैं, समस्या समाधान में संप्रत्यय का निर्माण तथा अधिगम का आविष्कार सम्मिलित है। तो 31 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा किसका है? गैने का है। समस्या विधि की उपयोगिता है, तो समस्या विधि की उपयोगिता क्या है? तो आपका यह विधि विद्यार्थी केंद्रित है, यह क्रमबद्ध शिक्षा में सहायक है, यह तर्क संगत निर्णय लेने में सहायक है। तो यानी उपयुक्त सभी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समस्या विधि दो सीमाएं, अवगुण, कमियां, ठीक है। तो इसमें से क्या है? 33 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें समय बहुत लगता है, इसमें निरस्ता की संभावना रहती है, इसमें क्रियाओं की उपेक्षा हो जाती है, यानी उपयुक्त सभी जो है हो जाएगा। प्रयोजन का प्रकार है, तो प्रयोजन का प्रकार आपका 34 का व्यक्तिगत प्रयोजनाएं और सामूहिक प्रयोजनाएं, ये जो है दोनों सही है। 35 का जो करेक्ट है, किलपैट्रिक महोदय ने प्रयोजन का प्रकार बताया, तो 35 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका तीनों जो है सही हो जाएगा, द सही होगा। और अगला है कि व्यक्ति की दृष्टि से प्रयोजन के प्रकार हैं, तो व्यक्ति की दृष्टि से प्रयोजन के प्रकार आपके 2 हैं। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपका अगला है 37 कि निर्देशित स्वाध्याय प्रणाली का अन्य नाम है, तो अन्य नाम क्या है? पर्यवेक्षण अध्ययन पद्धति, निर्देशित अध्ययन पद्धति, यानी दोनों सही होगा। अगला देख लेते हैं, पर्यवेक्षित अध्ययन विधि के उपयोग के समय ध्यान देने योग्य बातें हैं, तो क्या है? तो इसमें आपका छात्रों के पूर्व योग्यताओं को ध्यान रखा जाए, अध्यापक द्वारा निर्देश कम से कम देने चाहिए, गृह कार्य पृथक पृथक दिया जाना, यानी उपयुक्त सभी जो है 38 का जो है करेक्ट हो जाएगा। 39 देख लेते हैं, शिक्षण प्रतिमान की जो है विशेषताएं हैं, तो शिक्षण प्रतिमान प्रत्येक शिक्षण प्रतिमान के लिए एक निश्चित मूलभूत आधारभूत होते हैं,
यह शिक्षक और छात्रों दोनों को वांछित अनुभव प्रदान करते हैं। यह दार्शनिक सिद्धांतों तथा मनोवैज्ञानिक नियमों पर आधारित है नहीं है। उपयुक्त सभी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 40 देख लेते हैं। 40 है जॉन पी डिसूजो ने शिक्षण प्रतिमान का वर्गीकरण मूलभूत मनोवैज्ञानिक या परिवारों में किया। तो कितने? तो 40 का जो करेक्ट आंसर होगा 4। इसी हेडन ने शिक्षण प्रतिमानों को जो है कितने वर्गों में वर्णित जो है प्रस्तुत किया। तो 41 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये भी 4। अगला है कि शिक्षण विधि शिक्षा प्रक्रिया की गतिशील कार्य है। तो यह कथन 42 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बाइनिंग का। समस्या समाधान विधि की विशेषताएं हैं। तो समस्या समाधान विधि की विशेषताएं आपका इस समस्या में कई छोटी छोटी समस्याएं निहित होती है। शिक्षक मार्गदर्शन और निर्देशन करता है, यानी सही हो जाएगा। अन्वेषण नीति के जो जन्मदाता हैं, तो खोज यानी अन्वेषण नीति के जो जन्मदाता कौन है? तो प्रोफेसर आमगस्टान है। अगला है कि प्रत्येक शिक्षण प्रतिमान के कितने आधारभूत तत्व होते हैं। तो 45 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। शिक्षण प्रतिमान का जो तत्व है लक्ष्य, संरचना, सामाजिक प्रणाली, उपयुक्त सभी जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। रॉबर्ट गिलेसन ने बुनियादी शिक्षण प्रतिमान का विकास कब किया? तो 47 का जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा? 1962 में। अगला देख लेते हैं। बुनियादी शिक्षण प्रतिमान के अनुसार शिक्षण प्रक्रिया को कितने भागों में विभाजित किया गया? तो कितने? 4। अगला देख लेते हैं। बीटीएम संबंधित है। तो बीटीएम किससे संबंधित हो? रॉबर्ट ग्लेसर से है। निष्पादन मूल्यांकन होना चाहिए। तो निष्पादन मूल्यांकन आपका सत्य एवं विश्वसनीय, वैध एवं वस्तुनिष्ठ, प्रभावशाली, उपयुक्त सभी होना चाहिए। शिक्षण प्रतिमान का मूल तत्व क्या है? तो शिक्षण प्रतिमान का मूल तत्व स्वरूप, लक्ष्य, सामाजिक प्रणाली, ये सभी है। बुनियादी शिक्षण प्रतिमान का विकास किया। तो बुनियादी शिक्षण प्रतिमान का विकास किसने किया? रॉबर्ट ग्लेसर ने। और अगला है अनुबद्ध अनुक्रिया प्रतिमान का विकास किसने किया? तो स्किनर ने। ठीक है। अगला है एडवांस ऑर्गेनाइजर प्रतिमान के जो प्रवर्तक कौन है? तो डेविस आशुवेल ने। आधुनिक शिक्षण प्रतिमानों का वर्गीकरण किया। तो 55 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 परिवारों में। और अगला है कि अनुदंशनात्मक प्रक्रिया का मुख्य घटक क्या है? तो क्या है? बुनियादी प्रतिमान। और अगला देखते हैं स्किनर प्रतिमान के स्वरूप के तत्व की मुख्य क्रिया है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देख सकते हैं 57। स्किनर प्रतिमान के स्वरूप के तत्व की मुख्य क्रिया है अनुक्रिया, उद्दीपन। और अगला ऑप्शन यहाँ पे नीचे आएंगे तो देख सकते हैं, नीचे दिखा देता हूँ। यहाँ पे दिया है आपका, कहाँ गया, यहाँ पे ऊपर है, पुनर्बलन और ये सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये सभी। कंप्यूटर सहायता प्रतिमान का विकास किया। तो कंप्यूटर सहायता प्रतिमान का विकास किया, आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा स्ट्रोलोक एवं डेविस ने। अगला है व्यवहार परिवर्तन के प्रतिमान दिया। तो 59 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा BS ब्लूम। रॉबर्ट परिवर्तन का प्रतिमान किसने दिया? तो बुनियादी प्रतिमान। और पर्यवेक्षित विधि का उद्देश्य कौन कौन से हैं? तो पर्यवेक्षित विधि के उद्देश्य कौन कौन से हैं? तो 61 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वैयक्तिकता पर आधारित शिक्षा, आवश्यकता अनुसार निर्देशन, छात्रों का स्व अध्यायशील बनाना, उपयुक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला है 62 नंबर। उपनाम किन नामों से जाना जाता है? तो किन नामों से जाना जाता है? तो आपका निरीक्षित निरीक्षण, सामाजिकृत अभिव्यक्ति विधि, परिपाक व उपचारी विधि, उपयुक्त सभी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगला देख लेते हैं 64 नंबर देख लेते हैं कि प्रतिमान का अर्थ क्या है? तो वस्तु या रचना जिसे आदर्श मानकर उसके अनुरूप और वस्तुएं बनाई जाती हैं। तो वही आपका है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि प्रतिमान किसी आदर्श के अनुरूप व्यवहार को ढालने की प्रक्रिया को कहा जाता है। तो किसने किया? तो आपका H.C. वाइल्ड ने किया। अगला दिया है कि शैक्षिक प्रतिमानों की विशेषता है कि ए क्या है आपका? दार्शनिक सिद्धांतों तथा मनोवैज्ञानिक नियमों पर आधारित। ऑप्शन नंबर जो 100 है करेक्ट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इस यूनिट का और 10 क्वेश्चन ले हैं। तीसरी यूनिट चल रही है, इसके बाद चौथी यूनिट हम लोग देखेंगे। शिक्षण प्रतिमान के तत्व कौन से हैं? तो शिक्षण प्रतिमान के तत्व आपके कौन से हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा? तो आपका हो जाएगा लक्ष्य व उद्देश्य, सामाजिक प्रक्रिया, प्रणाली, संरचना, उपयुक्त सभी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं कि संप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान किस शिक्षण प्रतिमान परिवार के अंतर्गत आता है?
तो 68 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सूचना प्रक्रिया वर्ग के अंतर्गत। संप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान किसने प्रतिपादित किया? तो इसका 69 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रूनर ने। अगला है कि समूह अन्वेषण प्रतिमान किस शिक्षण प्रतिमान परिवार के अंतर्गत आता है? तो ये आपका सामाजिक अंतर प्रक्रिया के अंतर्गत, प्रक्रिया वर्ग के अंतर्गत। समूह अन्वेषण प्रतिमान किसने प्रतिपादित किया? तो 71 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, जो यहाँ पे हर्बर्ट थेलर और जॉन डीवी। अगला देख लेते हैं, अग्रिम संगठक प्रतिमान किसने प्रतिपादित किया? तो 72 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डेविड आशुबेल। अग्रिम संगठक प्रतिमान किस शिक्षण प्रतिमान परिवार के अंतर्गत आता है? तो 73 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सूचना प्रक्रिया वर्ग के अंतर्गत। 74 का देख लेते हैं कि प्रतिमान किसी आदर्श के अनुरूप व्यवहार को ढालने की प्रक्रिया। यह 74 जो कथन है कि किसका है? तो H.C. वाइल्ड का है। शिक्षण प्रतिमान का तत्व कौन सा है? तो ये आपका सहायक प्रणाली, संरचना, उद्देश्य, आपके सभी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 76 दिया है कि बुनियादी शिक्षण प्रतिमान के जन्मदाता कौन है? तो 76 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट ग्लेसर। और यहाँ पे शिक्षण प्रतिमानों से अभिप्राय विशिष्ट अनुदेशात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए निर्मित उपचारात्मक शिक्षण व्यू रचनाओं से है। तो यह कथन आपका किसका है? तो यहाँ पे ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन दिया हायमान, अजीत सिंह और मार्शावेल, पॉल डी ईगन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है पॉल डी ईगन। शिक्षण प्रतिमानों के आधारभूत तत्व कितने हैं? तो आपके 4 हैं। अगला देख लेते हैं कि शिक्षण प्रतिमानों का वर्णन किसकी प्राप्ति के लिए किया जाता है? तो किसकी प्राप्ति के लिए? विशिष्ट उद्देश्यों के प्राप्ति के लिए। अब यहाँ पे चौथी यूनिट आपका जो है प्रारंभ होती है, और चौथी यूनिट यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो आपका, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1968। अगला देख लेते हैं, अभिक्रमित अनुदेशन का जो रूप है शाखीय अनुदेशन, श्रृंखला अनुदेशन, मैथिक्स, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा। अभिक्रमित अनुदेशन का जो विकास हुआ, तो विकास कब हुआ? 1956 में। अगला देख लेते हैं कि अनुबोधक का मुख्य रूप है। तो अनुबोधक का जो मुख्य रूप क्या है? तो दोनों सही हो जाए, रूप अनुबोधक, अर्थ अनुबोधक। शाखीय अनुदेशन का उपयोग किया जाता है। तो शाखीय अनुदेशन का जो उपयोग किया जाता है आपका निदान हेतु, उपचार हेतु, प्रस्तुतिकरण हेतु, उपयुक्त सभी हो जाएगा। और नॉर्मन ए क्राउडर का जो योगदान है, तो 6 का जो करेक्ट आंसर होगा शाखीय अनुदेशन में और उद्देश्यों के व्यवहारिक रूप में लिखने की प्रक्रिया को दिया। तो 7 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट मेगर ने। अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका अगला दिया कि पुनर्वलन का मुख्य रूप है। तो 8 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा स। ऑप्शन नंबर और बहुत दोनों सही। अधिगम का विज्ञान तथा शिक्षण की कला ने दिया। तो किसने दिया? तो ऑप्शन नंबर जो अ है जो सही, B.F. स्किनर। पुनर्वलन की प्रविधि होती है, तो पुनर्वलन की प्रविधि आपका जो है J.P. गिलफोर्ड का। तो ये आपका J.P. गिलफोर्ड गलत दिया है, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों होती है, ठीक है। और 11 देख लेते हैं कि अभिक्रमित अधिगम का अन्य नाम क्या है? तो 11 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अभिक्रमित अध्ययन और अभिक्रमित अनुदेशन दोनों शिक्षण मशीन का निर्माण किसने किया? तो सिडनी प्रेसी ने किया। ऑप्शन नंबर आ, सिडनी जो प्रेसी शिक्षण मशीन का निर्माण जो है कब किया? तो 1920 में किया। और 14 का देख लेते हैं, सक्रिय अनुबंधन अनुक्रिया का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो B.F. स्किनर ने। अभिक्रमित अभिक्रमित अधिनियम के मूल अधिनियम हैं, तो कितने हैं? तो 15 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 5 अधिनियम है। अगला देख लेते हैं, श्रृंखला अभिक्रमित अनुदेशन का जो स्वरूप है तो क्या है? तो 16 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका उद्दीपन, अनुक्रिया, पुनर्वलन, उपयुक्त सभी। श्रृंखला अभिक्रमित अनुदेशन का विकास जो है B.F. स्किनर जो है ऑप्शन नंबर स जो है करेक्ट होगा। और अनुक्रिया उद्दीपन अधिगम सिद्धांत को किसने दिया? तो 18 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो ऑप्शन देख लेते हैं, गुथरे ने और स्किनर ने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका द। अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका ऑपरेंट अनुबंध के मुख्य घटक है। तो 19 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी। अधिगम परिस्थिति का रूप है, तो अधिगम परिस्थिति का रूप आपका बहुवेदी परिस्थिति और प्रव्यय अधिगम समस्या समाधान, यानी उपयुक्त सभी आपका करेक्ट हो जाएगा। 21 का देख लेते हैं कि श्रृंखला अभिक्रमित अनुदेशन का मूल अधिनियम है। तो मूल अधिनियम क्या है आपका? स्वतः अध्ययन की गति, तत्परता, अनुक्रिया, तत्कालीन पुनर्वलन, यानी उपयुक्त सभी। अगला है 22 नंबर, श्रृंखला अभिक्रमित अनुदेशन के आदेशात्मक अधिनियम हैं।
तो क्या है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका उद्देश्यों का विशिष्टीकरण, व्यवहारिक परीक्षण, स्वतः अध्ययन, गति यानी उपयुक्त सभी। अगला है श्रृंखला रेखी अभिक्रमित का विकास किया। तो श्रृंखला रेखी अभिक्रमित विकास, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका BF स्किनर। श्रृंखला अभिक्रमित के जो मुख्य पद होते हैं, तो 24 का जो आपका हो जाएगा शिक्षण पद, अभ्यास पद, मूल्यांकन पद यानी उपयुक्त सभी। श्रृंखला अनुदेशन में किसकी सुविधा नहीं होती है, तो किसकी सुविधा आपका नहीं होती है, तो आपका निदान और उपचार की, ऑप्शन नंबर 100 जो करेक्ट हो जाए। नार्मन ए क्राउडर ने विकास किया, तो किसका किया, तो साखी अनुदेशन का किया, ऑप्शन नंबर ब सही होगा। साखी अनुदेशन के मूल अधिनियम हैं, तो कितने हैं, तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 है। साखी अनुदेशन में उपचार पृष्ठ पर दिया जाता है, क्या दिया जाता है आपका, त्रुटि। और अगला है कि साखी अनुदेशन में पृष्ठ कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन नंबर अ सही होगा। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। साखी अनुदेशन में प्रस्तुतिकरण पृष्ठ पर किया जाता है, तो गृह और साखी अनुदेशन में पृष्ठों का मुख्य प्रकार है, तो आपका क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा और वह दोनों 2 प्रकार के साखी अनुदेशन जो पृष्ठ के कितने प्रकार होते हैं, 2 यहाँ पे, और ऊपर भी यहाँ पे आपका 2 ही होगा, ठीक है, 30 में भी और 31 में भी। और 32 जगह सारदी अनुदेशन का अधिनियम है, तो सारदी यहाँ पे सारदी अनुदेशन का अधिनियम क्या, तो आपका निदानात्मक, उपचारात्मक, प्रस्तुतिकरण, उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि शास्त्रीय अनुदेशन का उपयोग करते हैं, तो शास्त्रीय अनुदेशन का उपयोग क्या कहाँ पे करते हैं, आपका स्वाध्याय अनुवर्ग प्रणाली में, उपचार अनुदेशन, उपयुक्त सभी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34 देख लेते हैं। 34 नंबर है साखी अनुदेशन की प्रमुख कठिनाइयाँ हैं, तो प्रत्येक छात्र को सीखने में मार्ग स्वयं चुनना होता है, इसमें सीखने के साथ उपचार भी दिया जाता है, अनुदेशन के अध्ययन में पृष्ठों के क्रम अनुसरण नहीं होता है, इसका उपयोग स्वाध्याय अनुवर्ग के रूप में करते हैं। तो 34 का जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर स जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि साखी अनुदेशन के गृह पृष्ठ में दिया जाता है, तो किस में दिया जाता है, आपका पाठ्य वस्तु की प्रस्तुतिकरण और परीक्षा पर निदान, सही अनुक्रिया का पुष्टिकरण, उपयुक्त सभी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। साखी अनुदेशन का सैद्धांतिक आधार क्या है, तो साखी अनुदेशन का सैद्धांतिक आधार आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मानवीय प्रशिक्षण। अगला है 37 नंबर दिया है विद्यालयों का मुख्य कार्य ज्ञान का संचय करना, ज्ञान का प्रसार करना, नवीन ज्ञान का संवर्धन करना, उपयुक्त सभी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये आपका महर्षि जो टंडन मुक्त विश्वविद्यालय है आपका, राजर्षि टंडन, तो ये आपका कहाँ पे है, तो इलाहाबाद में है। 38 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सर। आंध्र प्रदेश मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई, तो 1982 में हुई। और अगला देख लेते हैं 40 नंबर कि ब्रिटेन के ओपन मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना आपका कब किया गया, तो स्थापना कब किया गया, तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर दिया है ये आपका ऑप्शन सही नहीं दिया, 1969 में होता, ठीक है। अगला देख लेते हैं। विश्व में आपका सर्वप्रथम मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई, तो ब्रिटेन में। आधुनिक दूरवर्ती शिक्षा का जो शुभारंभ है, ये आपका आधुनिक दूरवर्ती शिक्षा का शुभारंभ कब हुआ, तो 1830 से, ठीक है। अगला दूरवर्ती शिक्षा में प्रयुक्त करते हैं, तो आपका 43 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बहुमाध्यम। BA की डिग्री हेतु पत्राचार शिक्षा का आरंभ कब हुआ, तो ये आपका 1962 में हुआ। और अगला देख लेते हैं कि भारत में पत्राचार शिक्षा का आरंभ किसने किया, तो KL श्रीमाली ने किया। पत्राचार शिक्षा की मुख्य क्रिया क्या है, तो 46 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका संपर्क कार्यक्रम, गृह अनुदेशन, अनुवर्ग शिक्षण, उपरोक्त सभी। भारत में पत्राचार शिक्षा का विकास हुआ तो कब हुआ, आपका 70 के दशक में, 50 के दशक में, 60 के दशक में, 80 के दशक में, तो 60 के दशक में। अगला पत्राचार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो 48 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जब चाहो सीखो द्वारा शिक्षा, गृह अध्ययन यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं संध्याकालीन विद्यालयों की स्थापना की थी, तो यहाँ पे DS कोठारी ने भारत में सर्वप्रथम मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, तो कहाँ पे हुई, आंध्र प्रदेश में। तो यहाँ पे हम लोगों ने 50 क्वेश्चन इसमें देखा, जो चौथी यूनिट, ठीक है। और लास्ट यूनिट आपकी 5वीं यूनिट बचती है, तो इसकी अलग से एक वीडियो आएगी क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं आपका 54 मिनट हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा,
तो हम लोग अगली वीडियो में उसको, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो उसको भी देख लेंगे। तो बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, और आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो सपोर्ट, लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में। ओके दोस्तों, जय हिंद।